नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सीटेट 2020 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 31 जनवरी। आप लोगों ने तैयारी पूरी कर रखी होगी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है तो अभी रिवीजन का टाइम शुरू हो गया है। ऐसे ही मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे रिवीजन के लिए। शुरुआत करता हूँ मैं पुराने पेपर्स से, जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में। तो देखते हैं दोस्तों आपकी कितनी तैयारी है। जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊँगा उनके आंसर आप खुद देने को ट्राई कीजिए, और मैं भी आपको साथ साथ में आंसर व्याख्या के साथ देता चलूँगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्थल संधि, दूसरा है द्वीप, तीसरा ऑप्शन है खाड़ी और चौथा है जल संधि। तो जमीन का एक संकरा भाग यानी कि एक पतला भाग जो कि दो बड़े स्थलों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? आपको आंसर बताना है। कौन सा आंसर इसमें से सही रहेगा? तो ऐसा होता है दोस्तों, जब स्थल की एक संकरी पट्टी दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है तो उसे बोलते हैं स्थल संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अभी आप इन ऑप्शन के बारे में समझ लीजिए। अगर स्थल संधि की बात करें तो आपने पनामा स्थल संधि को सुना होगा, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को आपस में जोड़ती है। उसके अलावा अगर पानी का एक संकरा भाग है जल का, जो कि दो बड़े बड़े जलीय भागों को आपस में जोड़ता है, तो उसे बोलते हैं जल संधि। जैसे आपने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जैसे कि जिब्राल्टर की संधि जो किसको, भूमध्य सागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। और चारों तरफ जो जलीय भाग होता है और बीच में एक भूभाग होता है उसे बोलते हैं द्वीप। तो ये हो जाते हैं आपके अदर ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। इन चारों महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है सातों महाद्वीप में, और इसका क्षेत्रफल है 76,92,024 वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा जो अन्य महाद्वीप हैं जो, उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। उसका जो आकार है, साइज है, वो 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जिसका कि 3 करोड़ और 3,70,000 वर्ग किलोमीटर है आकार। उत्तरी अमेरिका का 2,47,09,000 वर्ग किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका का 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर। और अंटार्कटिका का 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर। और यूरोप का है 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिकता जो लेवल होता है उसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, या इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान। तीसरा ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, या फिर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान। तो जो उच्च प्राथमिकता स्तर है उसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो छात्र हैं वो कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ये आपको आंसर देना है। तो हम जो कि फॉलो करते हैं एनसीईआरटी को, तो अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मूल रूप से इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। ये चारों सब्जेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तरीय विषयों का जो संबंध है वो मुख्य रूप से अनुसंधान और शोध से जुड़ा हुआ माना जाता है। और इनमें होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जो विभिन्न संबंधों, मुख्य रूप से राजनीतिक विषयों पर व्यापक चर्चा की जाती है। और इसके अलावा जो उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को समसामयिक यानी करंट अफेयर्स के मुद्दों पर और उनकी समस्याओं से भी परिचित कराया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। क्वेश्चन 4 है अभी, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधवासी है? जो आगमनात्मक अधिगम है, इन 4 ऑप्शन जो आएंगे उनमें से किसका विरोधाभासी है? संरचनात्मक प्रशिक्षण का, या अनुकरण का, निपुणात्मक अधिगम का, या फिर व्याख्यात्मक शिक्षण का। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है व्याख्यात्मक शिक्षण,
ये होता है आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी। इसे क्यों माना जाता है? क्योंकि जो आगमनात्मक अधिगम है उस विधि के अंतर्गत जो विशेष तथ्य और घटना है उनके निरीक्षण और विश्लेषण के द्वारा सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और व्याख्यात्मक शिक्षण इसका एकदम विरोधाभासी कहा जाता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 कथन दिए जाएंगे, उनको पहले आप पढ़िए। पहला कथन है कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। और दूसरा कथन है यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। आप फिर से पढ़ें इन्हें। जो आलोचनात्मक सोच है वो नई नई धारणाओं के निर्माण और जो विचार हैं उनके अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, ये कथन पढ़ लिया। दूसरा कथन है कि ये आलोचनात्मक सोच है ये दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती, ये भी पढ़ लिया आपने। अब आपको बताना है पहला ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सा असत्य है और कौन सा सत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें दोस्तों होगा क्या, जो पहला कथन आप पढ़ेंगे वो सत्य है, क्योंकि जो आलोचनात्मक सोच है उससे नई नई धारणाओं का निर्माण और विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा मिलता है। और जो आलोचनात्मक सोच है इसकी सहायता से क्या होता है कि जो दूसरे लोग हैं उनके तर्क, तथ्य, विचार और विश्वास इनको समझने में सहायता मिलती है। और जो आलोचनात्मक सोच है उसी से विचार और तथ्यों का आकलन भी किया जा सकता है। और जब ये आकलन हो जाता है तो उसकी वजह से जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत ही सटीक और समग्र होते हैं। और इसके अतिरिक्त इससे नए नए विचारों का भी एक उत्पत्ति होती है, सृजन होता है। यानी कि ये वाला भी सही है, यानी कि जो बी है उसके मूल्यांकन की जगह पर क्या होता है, आकलन किया जा सकता है। जो दूसरों के तर्क और विश्वास है उनको समझने में सहायता भी मिलती है और उसका आकलन किया जा सकता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर 4 है कि ए सत्य है और बी असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। कथन ए सत्य है और कथन बी असत्य है। क्वेश्चन 6 देखेंगे अभी। भौतिक विशेषताओं के मॉडल या फिर प्रतिक्रिया शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। यानी कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें आपने कुछ मॉडल बनाए हैं, कुछ आकृति बनाई है, तो कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोग में आती है? अर्थशास्त्र को पढ़ाने के लिए, भूगोल को, राजनीतिक विज्ञान को या फिर इतिहास को? तो आप वैसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे कि भूगोल इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भूगोल में ही स्पेशली मॉडल या फिर आकृति के सहारे से ही पढ़ाने में ज़्यादा फायदे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर जो 2 है भूगोल, वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भौतिक विशेषताओं के जो मॉडल या फिर प्रतिक्रिया शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं वो हैं भूगोल के। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1960 का जो दशक था उस दौरान भूगोल को पढ़ने के, यानी कि भूगोल अध्ययन के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे और उसी टाइम पर जो है कि मात्रात्मक क्रांति हुई थी, जिसने कि भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा व्यापक बना दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जो स्थानीय समाचार पत्रों में आप जो मौसम की जानकारी देखते हैं वो किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत या प्राथमिक और तृतीयक दोनों स्रोत? तो सबसे पहले तो आप जानेंगे, आपने पढ़ा होगा कि ये स्रोत कैसे डिवाइड करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहाँ पर जो ये स्थानीय समाचारों में जो मौसम की जानकारी मिलती है ये प्राथमिक स्रोत होता है, क्योंकि जो प्राथमिक स्रोत है वही मुख्यतः स्थानीय स्तर पर जो साधन मौजूद होते हैं उन पर आधारित होता है। और जो मौसम का जो जानकारी है, मौसम का प्रतिरूप है वो स्थानीय होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक स्रोत इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अभी। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें व्यक्तिगत परियोजना देनी चाहिए, यानी कि बच्चों को काम के लिए कक्षा को छोटे छोटे समूहों में डिवाइड कर देना चाहिए। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करने चाहिए, या छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाया जाना चाहिए। तो कक्षा में अगर सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना है, सहकारी मीन्स आपस में मिलजुल करके पढ़ाई करना, तो कौन से वाली एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा है।
कि कक्षा में जो सहकारी शिक्षा को अगर प्रोत्साहित करना है तो शिक्षक को चाहिए कि सभी छात्रों को किसी एक विशेष विषय पर व्यापक अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए उनसे बहस और चर्चा कराई जाए। और जो बहस और जो चर्चा है वो अधिगम का एक वह माध्यम है जिससे ओनली सिर्फ ज्ञान का ही विस्तार नहीं होता है, बल्कि जो इंडिविजुअल रूप से जो सभी छात्र हैं उनका खुद का भी एक कौशल, एक झिझक, एक बात करने का तरीका, तर्क वितर्क करना, ये सब जो कौशल हैं वो बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि बहस और चर्चाओं में जो छात्र जो सीख सकता है वो नॉर्मली क्लास में थ्योरी पढ़ने से नहीं सीख पाएगा। क्वेश्चन 9, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सीखने में काफ़ी लेट होते हैं या फिर सीख नहीं पाते हैं, तो उन्हें किस प्रकार की क्लास में सही से सीख पाएंगे वो लोग। विशेष यानी अलग से कोई स्पेशल कक्षा दी जाए, समावेशी कक्षा, आधुनिक कक्षा या अनन्य कक्षा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, समावेशी कक्षा, क्योंकि जो सीखने की अक्षमता वाले जो छात्र होते हैं वो समावेशी कक्षा में अन्य बच्चों के साथ जब संयुक्त रूप से सीखेंगे तो वो भी सीख जाते हैं। क्योंकि जो समावेशी शिक्षण एक वह सीखने का तरीका है जिसके अंतर्गत समाज के जो सभी वर्ग हैं उनको एक समान की एक तो शिक्षा दी जाती है और छात्र और छात्राओं के बीच में कोई भी अंतर किए बिना उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से। यानी कि किसने बोला उसका नाम आपको बताना है कि जो सभी बच्चे हैं वो विकास के एक बराबर अनुक्रम से ही गुजरते हैं लेकिन अलग अलग दरों से। इसीलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। डी पर्सेल, जे.एच. बेल, जे पियाजे या सी.एल. ऑगडेन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे। जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोविज्ञानी थे, उन्होंने बाल विकास पर बहुत ही ज़्यादा कार्य भी किया है। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चों का निरीक्षण करने में जो उनकी जो एक क्वालिटी थी जीन पियाजे की, उसके अनुसार वो बोलते थे कि जो सभी बच्चे हैं वो विकास के एक समान अनुक्रम से ही गुजरते हैं, लेकिन ये जो अनुक्रम है वो एक समान नहीं होता। कोई बच्चा चलना जल्दी शुरू हो जाता है तो कोई थोड़ा लेट शुरू होता है, लेकिन चलते हैं सभी। तो इसीलिए जो टीचर्स हैं उनको पूरी क्लास की बजाय प्रत्येक बच्चे या फिर उनके छोटे छोटे समूह बना करके उन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए, उसके लिए एक योजना बनानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। दोस्तों ये टोटल 10 क्वेश्चन थे जो कि पुराने एक क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए थे। इसी तरीके के मैं क्लासेस या इसी तरीके की वीडियो आपके रिवीजन के लिए बनाता रहूँगा। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, आपको जो ब्रीफ में बताया मैंने वो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। 31 जनवरी को आपका पेपर है, आप लोग तैयारी ऐसे ही करते जाइए। बाकी तैयारी आपकी होगी, बस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।